हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एसएससी जेई की भी डेट्स आ चुकी हैं, साथ ही साथ आपका यूपी ट्रिपल सी जो एग्जाम है उसकी भी डेट्स आ चुकी हैं। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए एक क्वेश्चन सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस आपका जूनियर इंजीनियरिंग किसी भी एग्जाम में आप अपीयर करें, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, साथ ही साथ कुछ ना कुछ उस कॉन्सेप्ट के, उस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हर एक सब्जेक्ट के लिए आप ये काम शुरू करने जा रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स आप जानते हैं, सॉइल मैकेनिक्स की सिविल इंजीनियरिंग में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हम किसी भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में अपीयर करें, लाइक जैसे आप एसएससी जेई की भी अगर आप बात करें तो एसएससी जेई में पेपर 1 जो होता है आपका, पेपर 1 में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कन्वेंशनल पेपर की भी बात करेंगे तो वहां पर भी ये जो सब्जेक्ट है इसके क्वेश्चंस बहुत हाई वेटेज के साथ हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे हम यूके ट्रिपल एससी की भी बात करें तो वहां पे भी एक अच्छा खासा वेटेज आप इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन से एक्सपेक्ट करके चलें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी है बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस जो है इस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है दैट इज सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर हम ये क्वेश्चन सेशन शुरू कर रहे हैं अपना। ठीक है, इसमें क्या होगा मैंने बता ही दिया हम क्या करेंगे इसमें। अब जैसे कि यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे इसमें जो इस सब्जेक्ट के, ये बेसिकली आपका जो चैप्टर नंबर 1 होता है सॉइल मैकेनिक्स में, दैट इज जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जिसमें आप सॉइल की अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ते हो। उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के जितने भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी थ्योरी इसमें पूछी जा सकती हैं, जो भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स आप इंजीनियर सक्सेस एप्लीकेशन के थ्रू जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, ईएस ऐप पे आप अच्छे खासे लेक्चर्स सीरीज बनाई हुई है पूरी, वहां पे आप इसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट देख सकते हो। यहाँ पे हमारा टास्क रहेगा क्या, क्वेश्चंस को डिस्कस करना एंड उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। इसकी थ्योरी को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से जानने के लिए पूरी की पूरी थ्योरी जो है आप एप्लीकेशन के थ्रू जाके पूरा लेक्चर सीरीज देख सकते हो। ये सीरीज शुरू करने से पहले आई वुड एक्सपेक्ट, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि आप वो पूरी की पूरी सीरीज देख चुके होंगे, जिससे कि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शुरू करते हैं अपना एक क्वेश्चन सेशन जो है। देखिए इसमें हमारे पास हम ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप इसे खुद से भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं तो यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा ही। आपका अगर कोई भी किसी तरह का डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो जब मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा उसमें वो क्लियर हो जाएगा। लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ द voids ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, द सॉइल इज टर्म्ड एज। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है हमें एयर एंड ड्रेन सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल एंड सैचुरेटेड सॉइल। ठीक, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखो अब ये क्वेश्चन वैसे जिन लोगों ने थ्योरी पढ़ी होगी उनके लिए बहुत सिंपल है, बट इसमें थोड़ा बहुत हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि अगर हमें पता है, हम किसी भी सॉइल के बारे में अगर बात करें तो इन एवरी सॉइल, किसी भी सॉइल मास में के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी हमेशा। क्या, जैसे कि क्या होता है वहां पे इस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इन एवरी सॉइल मास यू विल सी टू थिंग्स। एक क्या होगा, ये सॉलिड पार्टिकल्स होंगे इस तरह से, दीज विल बी द सॉलिड पार्टिकल्स, एंड इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ ये इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स क्रिएट हो जाता है। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स रहेंगे। ठीक है, इन्हें पोर्स भी हम कह सकते हैं या फिर इन्हें हम वॉइड्स भी कह सकते हैं। ये दो चीजें हमें हमेशा किसी भी सॉइल मास के अंदर देखने को मिलेगी। क्या, सॉलिड्स एज वेल एज वॉइड्स। यू विल डेफिनेटली सी दीज टू थिंग्स इन एनी सॉइल मास। नाउ अब होता क्या है कि इस वॉइड्स में, देखिए ये वॉइड्स जो एक तरह से खाली स्पेस है जो इन सॉलिड्स के बीच में क्रिएट हुआ है। ठीक है, इन वॉइड्स में कौन प्रेजेंस है, ऑन द बेसिस की कौन मटेरियल इन वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हमारे पास सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशंस होती है। ठीक है, कंडीशन का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, कि ये जो वॉइड्स है इन वॉइड्स के अंदर कौन प्रेजेंट है। इस बेसिस पे आपके पास सॉइल में लगभग 3 तरह की कंडीशंस होंगी। जैसे कि पहली कंडीशन की अगर हम बात करें तो पहली कंडीशन आपके पास होती है क्या, ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन
ये थ्योरी आई होप आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लेक्चर्स देखकर आए हैं, लेक्चर सीरीज देखकर आए हैं अगर आप, तो आपको ये पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, ये ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, बट अगेन हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। सो ड्राई कंडीशन होती है एक हमारे पास, एक होती है हमारे पास क्या, सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, एंड एक होगी क्या, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास होती हैं, और ये तीनों कंडीशन किस बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंशिएट की गई हैं कि ये जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स के अंदर कौन प्रेजेंट है। देखिए ये जो वॉइड्स हैं इनमें वाटर भी रह सकता है, इनके अंदर एयर भी हो सकता है, एंड देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इन पूरे के पूरे वॉइड्स में एयर एंड वाटर दोनों एक साथ रहे। हो सकता है कि सिर्फ एयर रहे वॉइड्स में, या हो सकता है कि सिर्फ वाटर रहे वॉइड्स में, या फिर पॉसिबिलिटी है कि इन पूरे के पूरे वॉइड्स में एयर एंड वाटर दोनों एक साथ रहे। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्राई कंडीशन हम किसको बोलते हैं, कि अगर ये जो पूरे के पूरे वॉइड्स हैं, सॉइल के जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स में अगर पूरे वॉइड्स जो हैं वो सिर्फ एयर ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं क्या, ड्राई कंडीशन। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पूरे के पूरे वॉइड्स में ओनली एयर प्रेजेंट है, देन वी से दैट आवर सॉइल इज प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। सो ड्राई कंडीशन के लिए क्या याद रखना है कि हमें पूरे वॉइड्स में कौन रहेगा, एयर रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि अगर इन पूरे के पूरे वॉइड्स के अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, इफ ओनली वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड ऑल ऑफ दीज वॉइड्स, तो हम उसको कहेंगे क्या, कि हमारा सॉइल जो है वो सैचुरेटेड स्टेट में प्रेजेंट है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, कि इफ द होल ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर ओनली, देन हम कहते हैं कि हमारा सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट है। एंड एज पर द थर्ड पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स में कुछ स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है एंड कुछ स्पेस वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी कि वॉइड्स के अंदर तीसरे केस में हम मानकर चल रहे हैं कि एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है। अगर ऐसा केस हमें देखने को मिल रहा है सॉइल में, तो हम कहेंगे क्या, कि हमारा सॉइल जो है वो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट है। सो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ड्राई ओनली एयर, सैचुरेटेड ओनली वाटर, पार्शियली सैचुरेटेड एयर एंड वाटर बोथ। ठीक, सो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अब तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमारे से, कि इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, देन सॉइल इज टर्म्ड एज, क्या कहेंगे ऐसे सॉइल को, हम ऐसे सॉइल को कहेंगे क्या, ड्राई सॉइल, कि जिसमें पूरे के पूरे वॉइड्स में एयर प्रेजेंट है सिर्फ, तो उसको हम कहेंगे क्या, ड्राई सॉइल। तो ये इजीली आपको इसका आंसर आ रहा होगा। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने इन कंडीशंस के बारे में, कि एक्चुअली ये जो वॉइड्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं सॉइल मास के अंदर, आपको ये जो दोनों चीजें देखने को मिल रही हैं, सॉलिड्स एंड वॉइड्स, ये वॉइड्स किस तरह से इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में क्रिएट होते हैं, इस चीज को हमने बहुत अच्छी तरह से डिटेलिंग में डिस्कस कर रखा है, ठीक है, इन द वीडियो लेक्चर। जो हमने यहाँ पे इस पूरा का पूरा सब्जेक्ट के ऊपर एक सीरीज, लेक्चर सीरीज तैयार कर रखी है, उस लेक्चर सीरीज में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है, कि ये कैसे यहाँ पर ये वॉइड्स क्रिएट होते हैं इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, कि हाउ दीज वॉइड्स आर क्रिएटेड। इस चीज को आप डिस्क्रिप्शन में जैसे आपको लिंक दे रखा है, उस लिंक के थ्रू आप एप्लीकेशन पे जाके वो लेक्चर सीरीज भी देख सकते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने देखा नहीं है तो। वहां से आपको ये जो थ्योरी पार्ट है यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, ये समझने में बहुत आसानी होगी। सो सिंपल क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए हमें। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है हमारे से, एयर दिया है सिर्फ वॉइड्स में, इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर भी पूछा जा सकता है। कैसे, ऐसे बोल देंगे क्वेश्चन में कि इफ द वॉइड्स आर फुल ऑफ वाटर ओनली, अगर वॉइड्स में सिर्फ वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या कहेंगे सॉइल को, सैचुरेटेड बोल देंगे। अगर ऐसे बोल दे कि इफ द वॉइड्स आर फुल ऑफ एयर एंड वाटर बोथ, तो क्या कहेंगे सॉइल को, पार्शियली सैचुरेटेड कहेंगे। यानी कि जैसे यहाँ पे एयर पूछा है, हो सकता है कि किसी तरह से यहाँ पे वाटर पूछ लें, या पूछ लें कि एयर एंड वाटर बोथ पूछे, तो अलग अलग कंडीशन में क्या क्या नाम हम सॉइल को देते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से हमें क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहे हैं। इन द सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय, द यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय। ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल मास है आपके पास, उस कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल मास के यूनिट वेट को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, पहली बात तो वही मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में डिस्कस करता हूं, जैसे कि अगर कोई आपके पास सॉइल मास है जो कि फुली सैचुरेटेड स्टेट में है, कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट में प्रेजेंट है, सो हम उस सॉइल के यूनिट वेट को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल व्हेन
सॉइल इज प्रेजेंट इन कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट, हम उस यूनिट वेट को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड यूनिट वेट कहेंगे. सो सैचुरेटेड यूनिट वेट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन सॉइल इज प्रेजेंट इन कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट. सो यहां पर वही बात पूछी जा रही है कि क्या फॉर्मूला रहेगा सैचुरेटेड यूनिट वेट को कैलकुलेट करने के लिए. देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, यानी कि गामा सैचुरेटेड के लिए ये फॉर्मूला पूछना चाह रहे हैं हमारे से. देखिए यहां पे मैं इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं. जैसे कि यहां पे ये सैचुरेटेड यूनिट वेट को क्या फॉर्मूला होगा इसके बारे में बात हो रही है. अब देखो हमने जब थ्योरी लेक्चर डिस्कस किए थे अपने लेक्चर सीरीज में, वहां पे हमने बल्क यूनिट वेट के लिए एक फॉर्मूला डराइव किया था. ठीक है, इन द थ्योरी क्लासेस जो मैंने बताया है आपको कि पूरा लेक्चर सीरीज में हमने बल्क यूनिट वेट के लिए एक फॉर्मूला डराइव किया था. एंड व्हाट वाज द फॉर्मूला? फॉर्मूला था बल्क यूनिट वेट वाज इज इक्वल्स टू G प्लस SE इनटू गामा W अपॉन 1 प्लस E. ये फॉर्मूला था हमारे पास G प्लस SE इनटू गामा W अपॉन 1 प्लस E. G हमें पता है यहां से क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, S डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E इज द वॉइड रेशियो, गामा W इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड E अगेन इज द वॉइड रेशियो. और ये जो गामा B है ये क्या है? दिस इज द बल्क यूनिट वेट. इस फॉर्मूले को हमने डेराइव भी किया था जब हमने थ्योरी क्लासेस डिस्कस की थी, तो डेरिवेशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसका. ठीक है, सो ये अगर ये देखो इसका गामा सैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला क्या इनमें से फॉर्मूला रहेगा, इसको हम बहुत इजीली इस फॉर्मूले के हेल्प से डेराइव कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है. किस तरह से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस गामा सैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला डेराइव करोगे वो मैं यहां पर बताऊंगा आपको. आपको ये गामा बल्क के लिए, बल्क यूनिट वेट के लिए क्या फॉर्मूला रहता है उस फॉर्मूले को याद करना होगा. इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम ये सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए फॉर्मूला बहुत इजीली डेराइव कर सकते हैं. कैसे? देखो ये फॉर्मूला, पहली बात अभी क्वेश्चंस के हिसाब से आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. एक्चुअली में डेरिवेशन भी होता है, इसका डेरिवेशन किया है हमने, बट क्वेश्चंस के हिसाब से आप वहां पे डेरिवेशन तो नहीं कर सकते पूरा. सो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो है ये ओरली याद होना चाहिए. ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा. अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप ये कैसे गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला डेराइव करोगे वो हम देख रहे हैं. देखिए ये फॉर्मूला याद है. अब सॉइल, इसमें क्या कहा गया है, गामा सैचुरेटेड कैलकुलेट करने के लिए आपका जो सॉइल है वो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली सैचुरेटेड होना चाहिए. ठीक है, सैचुरेटेड यूनिट वेट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन सॉइल इज प्रेजेंट इन कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट. सो सॉइल कैसी स्टेट में प्रेजेंट होगा? कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट में प्रेजेंट होगा. ये आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है कि कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट. नाउ कंप्लीटली सैचुरेटेड स्टेट बोलने का मतलब ये होता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो कितना है? 1 है. डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज व्हाट? 1. डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है. अगर देखो, अब अगर इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने गामा बल्क यूनिट वेट के लिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्मूले में मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 पुट करा देता हूं, अगर इसमें मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 पुट कराऊं, सो आप खुद से पुट करा कर देखिए, इसमें S को अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 पुट कराता हूं तो ये जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा G प्लस E इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E. ये फॉर्मूला बन जाएगा. S को हमने 1 पुट किया तो अब ये वाला जो फॉर्मूला बनकर आ रहा है यही फॉर्मूला होता है किसके लिए? सैचुरेटेड यूनिट वेट के लिए. सो सिंपल सा ये फॉर्मूला अगर हमें याद था तो इसके बेसिस पे आपने बहुत इजीली सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला डेराइव कर लिया. कितना सिंपल डेरिवेशन है कि S को जस्ट 1 पुट करना है, इजीली ये वाला फॉर्मूला आपके पास डेराइव होकर आ जाएगा. सो अब एज पर द ऑप्शंस के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे? द यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय, ए ऑप्शन है G प्लस E इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस E. ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपके साथ. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, सो एज पर दिस व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं रहेगा, सी भी करेक्ट नहीं रहेगा एंड डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. ठीक, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने सैचुरेटेड यूनिट वेट पूछ लिया है, अगर सपोज बाई चांस हमें क्वेश्चन में ड्राई यूनिट वेट के लिए फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है, जैसे आपने सैचुरेटेड यूनिट वेट के बारे में बात करी, अगर सपोज आपसे ड्राई यूनिट वेट के बारे में फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हम कैसे डेराइव करेंगे वो भी बहुत सिंपल है. देखो इतना तो हमें क्लियर होना चाहिए कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है. सॉइल के अलग अलग कंडीशन में अलग अलग यूनिट वेट डिफाइन करे गए हैं. ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट. ठीक है, अब किस कंडीशन में कौन सा यूनिट वेट होता है ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कहां से? जब आप लेक्चर सीरीज देखोगे. ठीक है, एप्लीकेशन पे के थ्रू आप लेक्चर सीरीज देख सकते हो, वहां पे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सो अगर सपोज यहाँ से ड्राई यूनिट वेट आपका सॉइल का पूछ लिया जाता तो उसके लिए फॉर्मूला हम कैसे डेराइव करते हैं वो भी बहुत सिंपल है. देखो
ड्राई यूनिट वेट की बात हो रही है, ड्राई यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, गामा डी से। नाउ ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट पहली बात तो क्या होता है, इट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन द सॉइल इज प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। ड्राई यूनिट वेट इज द यूनिट वेट ऑफ सॉइल व्हेन द सॉइल इज प्रेजेंट इन ड्राई कंडीशन। सो अगर हमारा सॉइल ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, सॉइल की डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगी, जीरो रहेगी। सो इस ड्राई यूनिट वेट के लिए फॉर्मूला भी हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। ये जो हमने बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ड्राई यूनिट वेट का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, ड्राई यूनिट वेट मतलब सॉइल की कंडीशन कैसी है, ड्राई कंडीशन है। सो ड्राई कंडीशन के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, इट विल बी जीरो। ड्राई कंडीशन के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी जीरो। सो मैं अगर इस बल्क यूनिट वेट के फॉर्मूले में डिग्री ऑफ सैचुरेशन को जीरो पुट करा देता हूं, जीरो पुट करा कर देखता हूं इसको, तो क्या बनेगा, एस की वैल्यू में अगर यहां पर जीरो पुट कराऊं तो क्या बन जाएगा, G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये बन जाएगा। S कितना होगा, जीरो होगा, तो उसके हिसाब से अगर इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्राई यूनिट वेट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्राई यूनिट वेट। सो देखो क्वेश्चन में अभी हमारे से सैचुरेटेड यूनिट वेट के बारे में पूछा है कि जब आपका सॉइल कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो उसके हिसाब से हमने आंसर कर दिया। अगर सपोज बाय चांस ड्राई यूनिट वेट पूछ लिया जाए तो उसके हिसाब से आप कैसे आंसर करोगे, उसका भी मैंने यहाँ पे तरीका बता दिया है। सिंपल सी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी अपने, और क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाएंगे घुमा घुमा कर वहां पे। ठीक, एक यही फायदा होता है कि जब आप क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हो तो उससे आपके एक क्वेश्चन के हेल्प से कई सारे क्वेश्चंस एक साथ कवर हो जाते हैं। जैसे कंप्लीटली सैचुरेटेड के बजाय ड्राई आपको बोल दे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इन द सिमिलर वे अगर आपको सपोज सबमर्ज यूनिट वेट पूछ लें, सबमर्ज यूनिट वेट का फॉर्मूला कैसे डराइव करोगे, वो भी चीज हमने बहुत वहां पे लेक्चर्स में क्लियर की गई है कि कैसे सबमर्ज यूनिट वेट के लिए आप फॉर्मूला डराइव करोगे। तो सारे के सारे सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब देखिए नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल कि मैं यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन लिखूं। तो मैं इसके लिए आपका क्या करता हूँ, आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम लिंक के हेल्प से आप जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे, यानी कि देखिए हमें यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और भी, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो वो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उन रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक जो आपको दिया गया है उस टेलीग्राम लिंक पे जाइए आप, और वहां से रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए जो पीडीएफ फाइल है उस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, just go to the telegram link given in the description box and download that pdf file which is given to you for the remaining questions, जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से लिखूंगा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो आप क्या करें, तब तक के लिए उसको टेलीग्राम लिंक पे जाके उसको फाइल को डाउनलोड करें। ठीक है, उसके बाद हम जो हमारे फर्दर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो आई होप आपने जो मैंने बताया था कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम लिंक पे जाके उसको फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को रीड करूंगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ऑन बोर्ड, क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो पाएगा। जस्ट हम उसको रीड करेंगे, आपके पास फाइल है, आप उसमें से उसको प्रॉपर्ली पढ़ें। ठीक है, और यहाँ पे हम जस्ट उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है कि which of the following is responsible for the formation of residual soil। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि which of the following is responsible for the formation of residual soil, एंड ऑप्शंस हमें दिया है इसने ग्लेशियर्स, वाटर। मैं ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पे, क्या ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज ग्लेशियर्स, बी ऑप्शन इज व्हाट, वाटर, एंड सी ऑप्शन इज व्हाट, विंड। सी ऑप्शन विंड है, एंड डी ऑप्शन इज व्हाट,
none of these. This is the D option. So क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि which of the following is responsible for the formation of residual soil. Now पहली बात तो यही हमें क्लियर होना चाहिए कि रेजिडुअल सॉइल क्या होती है. अब रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, इस चीज को जानने के लिए हमें पूरा का पूरा सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो पूरी प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए. उस प्रोसेस को हम पैडोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, क्या है पैडोजेनेसिस, कैसे सॉइल फॉर्म होती है, व्हाट इज द फॉर्मेशन बिहाइंड द व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल के फॉर्मेशन के पीछे कौन सा प्रोसेस है, किस तरह से स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए. एंड आई अज्यूम दैट ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होंगी इफ यू हैव सीन द वीडियो लेक्चर्स, इफ यू हैव सीन दैट लेक्चर सीरीज. ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी कुछ चीजें जो है वो खुद से खुद क्लियर हो जाएंगी. देखो मैं फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे एक बार उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ. एक्चुअली सॉइल हमने दो पार्ट में क्लासिफाई करी है. ठीक है, वी हैव क्लासिफाइड द सॉइल इनटू टू पार्ट. एक होगा आपके पास क्या, रेजिडुअल सॉइल. थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिर भी क्या होता है रेजिडुअल सॉइल. एक होगा क्या, रेजिडुअल सॉइल. एंड सेकंड वन विल बी व्हाट, ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेता हूं कि क्या होता है. ठीक है, एक होगा हमारे पास क्या, रेजिडुअल सॉइल. एंड एक होता है क्या, ट्रांसपोर्टेड सॉइल. एक्चुअली क्या होता है ये हमें पता है कि सॉइल जो है एक तरह से वेदर्ड मटेरियल होता है, डिसइंटीग्रेटेड पार्ट होता है सॉइल किसी भी रॉक का. किसी रॉक के सरफेस पे जब वेदरिंग एक्शन होता है, जब उस रॉक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होता है, जब रॉक का सरफेस छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, तो वो जो छोटे छोटे पार्ट है, वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, डिसइंटीग्रेटेड पार्ट जो होता है रॉक का, वही क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है. ठीक है, जस्ट यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम कि जैसे सपोज ये आपके पास कोई एक रॉक है. ठीक है, अब क्या होगा, इस रॉक के सरफेस का, जैसे ये आपके पास रॉक है, दिस इज द रॉक. क्या होता है, इस रॉक के सरफेस पे किसी भी फोर्स के वजह से, व्हाटएवर इज द फोर्स, फोर्स के बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई सारे फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. ठीक है, क्या होगा, इस रॉक के सरफेस पे किसी भी फोर्स की वजह से क्या होता है, इस रॉक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है. ठीक है, डिसइंटीग्रेशन बोलने का मतलब क्या है कि ये रॉक का सरफेस जो है वो टूटना शुरू होता है बिकॉज ऑफ सो मेनी फोर्सेस. बहुत सारे फोर्स होते हैं, इसकी वजह से रॉक का सरफेस छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा. ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट बनाकर दिखा रखे हैं. ठीक है, और ये जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स होते हैं ना, ये डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ही क्या कहलाते हैं, इन्हीं को ही हम एक तरह से सॉइल बोलते हैं. ठीक, these disintegrated particles are called as the soil. ठीक, अब देखिए क्या होता है. अब क्या होगा कि there is a possibility, ये जो सॉइल यहाँ पर फॉर्म हुई है, देखो इस रॉक के वेदरिंग, इस रॉक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होने से ये सॉइल फॉर्म हुआ. ठीक, अब क्या हो सकता है कि ये जो सॉइल है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके साथ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है कि किसी भी फोर्स की वजह से, मान लो कि जैसे ब्लोइंग विंड है. ठीक है, या फिर हो सकता है कि रनिंग वाटर हो, या फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, या फिर इनको आप डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स भी कह सकते हो, ये डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से ट्रांसपोर्ट होकर, यहां से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरे लोकेशन पे जाकर डिपॉजिट हो जाएं. Listen to this statement very carefully कि there is a possibility कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से, ये जो रॉक है इनका, दिस रॉक इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस सॉइल. ये सॉइल इस रॉक के सरफेस पे तो फॉर्म हुई है ना. सो ये सॉइल के पार्टिकल्स अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी दूसरे लोकेशन पे जाके, किसी दूसरे लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट हो जाएं. ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट हो जाएं एंड किसी दूसरे लोकेशन पे जाकर डिपॉजिट हो जाएं. ठीक है, सो अब ट्रांसपोर्ट होने के पीछे क्या कारण होता है, वो कई सारे तरह के फोर्सेस काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे. फोर्सेस जो है हमने अलग से डिस्कस कर रखा है, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन, ज्यादा मैं यहाँ पे फोर्सेस के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ. सो इस तरह की सॉइल जो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से किसी दूसरे लोकेशन पे जाके डिपॉजिट हो जाती है, या फिर ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरे लोकेशन पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, उन सॉइल्स को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेड soil. We have seen that thing very clearly. So transported soils are those soil which are transported to any other place from their place of origin. ठीक है, now दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं जो इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होने से फॉर्म हुए हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स इस रॉक के सरफेस के आसपास ही डिपॉजिटेड रहे, यानी कि किसी दूसरे लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट ना हो
और अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही बने रहें। ये रॉक इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, सो ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही बने रहेंगे। अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही बने रहेंगे तो इस तरह के सॉइल्स को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के सॉइल को हम बोलेंगे क्या, रेजिडुअल सॉइल। ठीक है, रेजिडुअल सॉइल। सो यहां से दोनों सॉइल्स हमें क्लियर हो गए कि रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है। रेजिडुअल सॉइल आर दोस सॉइल्स which remains at their place of origin, which remains at their place of origin are called as residual soil, and transported soils are those soils which are transported to any other place, which are transported to any other place from their place of origin, यानी कि अपने place of origin से किसी दूसरे place पे जाके डिपॉजिट हो गए, उन soils को हम बोलेंगे क्या, transported soil। अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक्चुअली जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज आपको आंसर करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हमने कॉन्सेप्ट देखा थोड़ा सा कि क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल। देखिए अब मैं इस चीज को, क्वेश्चन को करने से पहले एक और छोटी सी चीज डिस्कस करता हूं कि इन तीनों में से ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सा सोर्स ऐसा है जो रेजिडुअल सॉइल फॉर्म करेगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं क्वेश्चन में। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे जो मैंने डायग्राम डिस्कस किया था इसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, जिन फोर्सेस के वजह से इस रॉक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है। ठीक है, इस रॉक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है किसके वजह से, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। अब वो फोर्सेस कौन कौन से हैं, उन्हीं फोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूं थोड़ा। देखो वो फोर्स हो सकता है आपका क्या, वाटर, वो फोर्स हो सकता है क्या, विंड, वो फोर्स हो सकता है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। कैसे, जैसे कि सपोज यहाँ पे आपका अगेन मैं एक दूसरा छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। जैसे यहाँ पे ये आपका रॉक था, ठीक है, दिस वाज द रॉक। अब क्या हो रहा है कि जैसे सपोज करो इस रॉक के सरफेस पे इस तरह से वाटर फ्लो करके जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रनिंग वाटर कहेंगे हम इसे। व्हाट वी विल कॉल इट, वी विल कॉल इट एज द रनिंग वाटर। ठीक है, इस तरह का ये रॉक का सरफेस था, रॉक के सरफेस पे से वाटर फ्लो करके जा रहा है। नाउ जब ये रॉक के सरफेस पे से वाटर फ्लो कर यहां से जाएगा तो क्या होगा, ये वाटर जो है, रनिंग वाटर जो है, वो इस रॉक के सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट कराता है। ठीक है, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि इस रॉक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक, सो ये आपको समझ में आया कि किस तरह से रनिंग वाटर जो है वो रॉक के सरफेस का डिसइंटीग्रेशन करा रहा है या फिर सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। क्या हुआ, वाटर यहां से फ्लो कर नीचे आ रहा है। अब जब वाटर यहां से फ्लो करके नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इस वाटर की वेलोसिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी। क्यों, क्योंकि रॉक के सरफेस पे जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप है। अब स्टीप स्लोप पे जब वाटर फ्लो करेगा तो उसकी डेफिनेटली वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। Now, because of that high velocity, it will cause the disintegration of that rock and will lead to the formation of soil. ठीक है, सो ये आपको समझ में आया। रनिंग वाटर एक फोर्स हो सकता है जो कि सॉइल यहाँ पर फॉर्म करा है। अब देखो इसने मान लो इस रनिंग वाटर ने इसको डिसइंटीग्रेट करा के इस तरह से सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करा दिया। ये सब क्या हो गए, जो छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पे मैंने बना के दिखा रखे हैं, ये सब क्या है, दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स। अब देखो क्या होगा, अब ये जो रनिंग वाटर है, ये रनिंग वाटर तो कंटिन्यूअसली फ्लो करके आता रहेगा नीचे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई अगर यहाँ पे सॉइल फॉर्म होगा कि सॉइल अगर एक बार फॉर्म हो गई तो वाटर आना बंद कर देगा, ऐसा नहीं होगा। वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करके आ रहा है नीचे। तो होता क्या है कि ये जो रनिंग वाटर है ये कंटिन्यूअसली आता रहेगा। अब ये वाटर क्या करेगा, इन सॉइल के पार्टिकल्स को, ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, इन सॉइल पार्टिकल्स को अपने साथ आगे ट्रांसपोर्ट कराकर लेके जाएगा इस तरह से किसी दूसरी लोकेशन पे। ठीक, ये हमें समझ में आना चाहिए कि वाटर कंटिन्यूअसली आता रहेगा फिर भी। अब ये जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये रनिंग वाटर इन सॉइल पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कराकर लेकर जाएगा कहां, किसी दूसरे लोकेशन पे। एंड किसी दूसरे लोकेशन पे जाके ये पार्टिकल्स जो हैं डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। सो बेसिकली ये हमें समझ आना चाहिए कि ये जो रनिंग वाटर है, इस रनिंग वाटर की वजह से ये जो सॉइल बन रही है, ये सॉइल कौन सी है, इट इज ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कैसे, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि जो रनिंग वाटर है, इस रनिंग वाटर ने सॉइल भी फॉर्म करी, साथ साथ इस सॉइल को ट्रांसपोर्ट करा दिया किसी दूसरे लोकेशन पे। सो दिस रनिंग वाटर इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये चीज क्लियर हो गई। रनिंग वाटर जो है वो एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल के फॉर्मेशन को लीड कर रहा है। कैसे, वो पूरा का पूरा इस डायग्राम को देखकर हमें क्लियर होना चाहिए। So what is the agent behind the transportation of this soil? अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि ये जो सॉइल यहाँ पे जो फॉर्म हुई थी, ये ट्रांसपोर्ट होकर जो दूसरे लोकेशन पे जा रही है,
इस सॉइल के ट्रांसपोर्ट होने के पीछे क्या कारण है? इस सॉइल के ट्रांसपोर्ट होने के पीछे कारण है रनिंग वाटर. रनिंग वाटर इज द कॉज बिहाइंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सॉइल. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रनिंग वाटर इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. सो अब सेम आते हैं हम, जैसे हमने वाटर का एग्जांपल देख लिया, यहाँ पे हमने जो ये डायग्राम जो समझा है पूरा का पूरा वो वाटर के हेल्प से समझा है, वाटर का एग्जांपल लेके. नाउ यही सेम काम हो सकता है किसके वजह से? विंड की वजह से. दिस सेम थिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द विंड ऑल्सो. विंड भी क्या कर सकती है? ये सेम काम करा सकती है. यहाँ पे इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन कराए, ठीक है, एंड ये जो डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स हैं जिनको हम सॉइल बोल रहे हैं, उन सॉइल पार्टिकल्स को किसी दूसरी लोकेशन पे जाके डिपॉजिट करा दे, यानी कि ट्रांसपोर्ट करा के लेके जाए और दूसरे लोकेशन पे डिपॉजिट करा दे. सो विंड जो है, विंड बिल्कुल सेम टू सेम एग्जांपल जो यहाँ पर लिया है हमने, वही सेम एग्जांपल जो है विंड के लिए भी वैलिड रहेगा. बस फोर्स चेंज हो गया. यहाँ पे रनिंग वाटर फोर्स था, यहाँ पर फोर्स कौन रहेगा? विंड रहेगा. सो विंड भी क्या करेगा? विंड विल आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. विंड विल आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली ग्लेशियर्स. देखो ग्लेशियर जब मेल्ट करना शुरू करेंगे, ग्लेशियर जैसे होंगे ना, ग्लेशियर जब मेल्ट करना शुरू करेंगे तो वो भी क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा प्रोसेस करवाएंगे. जैसे मैंने बताया यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन कराएंगे, फिर उनको आगे किसी दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करा कर लेके जाएंगे, एंड जिससे कि वो पार्टिकल्स जो है किसी दूसरे लोकेशन पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे. सो जो काम वाटर कर रहा है, जो काम विंड कर रहा है, वही सेम वर्क ग्लेशियर्स भी करेगा, वही सेम वर्क ग्लेशियर्स भी करेगा. सो ये हमें समझ में आ रहा है कि जो विंड है, वाटर है एंड ग्लेशियर्स जो है, वो तीनों के तीनों ट्रांसपोर्टेड सॉइल की फॉर्मेशन करा रहे हैं. ठीक है, ग्लेशियर्स, वाटर एंड विंड आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल. सो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल सॉइल. यानी कि यहां से हमें ये क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि इनमें से कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो रेसिडुअल सॉइल फॉर्म करा रहा हो. रेसिडुअल सॉइल क्या है वो हम देख चुके हैं. सो ऑप्शन में क्या आएगा? None of these. None of these will be the correct answer of this question. None of these will be the correct answer of this question. ठीक. So ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे, वो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया. आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. ये पूरी जो प्रोसेस है, हमने कैसे सॉइल फॉर्म होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है, क्या बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को, वो सारी चीजें हमने डिस्कशन कर रखी हैं बहुत अच्छी तरह से एप्लीकेशन के थ्रू. ठीक है, वहां पे आप लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है उसके थ्रू आप जाके वहां पे देख सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करना शुरू करेंगे. दैट विल बी द फोर्थ क्वेश्चन. ठीक है, पीडीएफ आपके पास है. ठीक है, पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो उसको टेलीग्राम लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरा पूरा लिखना मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं रहेगा. आई विल जस्ट कॉल द, मतलब सिर्फ मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या करूंगा, डिक्टेट करूंगा. क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली जो है वहां से रीड करना है पीडीएफ फाइल से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं रीड कर देता हूँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाय 25% एंड 20%. क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या बोला है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 25%. क्वेश्चन नंबर 4 है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट. प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, सॉइल की दे रखी है हमें कितनी, 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली. 25% एंड 20% रेस्पेक्टिवली पूछा गया है क्वेश्चन में. व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट फॉर दिस सॉइल. इस क्वेश्चन के लिए लिक्विड लिमिट, इस सॉइल के लिए जो पर्टिकुलर सॉइल की बात हो रही है, इस सॉइल की लिक्विड लिमिट की वैल्यू क्या रहेगी, वो क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है. लिक्विड लिमिट कितना होगा, लिक्विड लिमिट, ठीक है, ये पूछा गया है. अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात बता दें, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम कि भाई एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर रखे हैं, बट फिर से एक बार इनको थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इनके बारे में हम. ठीक है, देखो
यहाँ पे पहली बात तो हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आईपी से रिप्रेजेंट करेंगे. वी विल रिप्रेजेंट द प्लास्टिसिटी इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ आईपी एंड वी विल रिप्रेजेंट द प्लास्टिक लिमिट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूपी. वी विल रिप्रेजेंट द लिक्विड लिमिट विद द हेल्प ऑफ WL. WL की हेल्प से हम लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे, WP से प्लास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे एंड IP की हेल्प से हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें. अब देखो क्या होता है. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखो आपको कंसिस्टेंसी कर्व जो हमने एक बनाया था, कंसिस्टेंसी कर्व जब हमने सॉइल में कंसिस्टेंसी टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, दैट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में जब आपने पहला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें एक टॉपिक था आपका क्या, कंसिस्टेंसी कर्व. थ्योरी डिस्कस करते हुए एक टॉपिक पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक वाज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी नाम था उसका. इस कंसिस्टेंसी टॉपिक के अंदर हमने एक कर्व को डिस्कस किया था. इस तरह से कर्व था आपके पास, जिस कर्व का नाम था क्या, कंसिस्टेंसी कर्व. कंसिस्टेंसी कर्व वाज द नेम ऑफ दैट डायग्राम. अब देखो किस तरह से कर्व था, कुछ ऐसा कर्व था, इस तरह से कर्व था कुछ. इस कर्व में मैंने बहुत सारी चीजें आपको प्लॉट करके दिखाई थी, लाइक दिस. बहुत सारी चीजें हमने इस कर्व के अंदर प्लॉट की थी इस तरह से. इधर क्या होता था आपके पास, इधर था आपके पास वाटर कंटेंट एंड इधर था क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉइल. ठीक. अब यहां पे वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग मैंने डिफरेंट लिमिट्स भी ड्रॉ कराकर दिखाई थी कि किस तरह से किसी सॉइल मास के अंदर डिफरेंट लिमिट्स प्रेजेंट होते हैं. कि डिफरेंट लिमिट्स होते हैं. क्या क्या लिमिट थे, जैसे कि यहां पे था आपका लिक्विड लिमिट, यहां पे था आपके पास प्लास्टिक लिमिट एंड यहां पे था क्या, श्रिंकेज लिमिट. दिस वाज द लिक्विड स्टेट, दिस वाज द लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड दिस वाज द प्लास्टिक स्टेट, दिस वाज द सेमी सॉलिड स्टेट एंड दिस वाज द सॉलिड स्टेट. ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था. ठीक है. और ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये डायग्राम पूरा का पूरा जो कंसिस्टेंसी कर्व जो है पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी टॉपिक को ही डिफाइन करता है. आप पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी टॉपिक सिर्फ इस कंसिस्टेंसी कर्व के बेसिस पे ही डिफाइन कर सकते हो. ठीक. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस डायग्राम के बेसिस पे निकल कर आते हैं. सो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या होती हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, आई होप ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर होगी. ठीक है. सो अब यहाँ पे हमें कहा गया है क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स. देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, वो चीज हमें पहले से पता है. क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी इज द WL माइनस WP होता है. WL माइनस WP यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है. लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है आईपी. ठीक है. देखो ये है, ये लिक्विड लिमिट है सॉइल का. WL क्या होता है, WL होता है लिक्विड लिमिट. WL इज द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल एंड WP इज द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल. इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो वाटर कंटेंट का रेंज है ना, दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वाटर कंटेंट WL से WP के बीच का ये जो पर्टिकुलर रेंज है, दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, ये जो पर्टिकुलर रेंज है वाटर कंटेंट का, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ वाटर कंटेंट को ही हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं. आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स. सो आईपी क्या होता है, WL माइनस WP होता है, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. और ये बताता क्या है हमें ये बताता है कि हमारा जो सॉइल है वो किस वाटर कंटेंट की रेंज में प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो कर रहा है, कि किस वाटर कंटेंट की रेंज में हमारा सॉइल प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो कर रहा है. ये चीज आपको इस आईपी के बेसिस पे देखने को मिलती है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे, इसकी वैल्यू के बेसिस पे आप किसी भी सॉइल का प्लास्टिसिटी बिहेवियर डिफाइन कर सकते हो. प्लास्टिसिटी बिहेवियर बोलने का मतलब क्या है
कि हम उस सॉइल को कितना ज्यादा डिफॉर्म कर सकते हैं बिना उसमें क्रैक डेवलप कराए। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी डिफॉर्म्ड इनटू एनी शेप विदाउट डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स। एक सिंपल सी चीज याद रखनी है प्लास्टिसिटी के लिए कि डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैक। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा सॉइल में बिना क्रैक डेवलप हुए, वो सॉइल उतना ही ज्यादा प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो कर रही है। सो आईपी हमें दे रखा है, ठीक है, डब्ल्यूएल हमारे से पूछा गया है, डब्ल्यूपी भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। नाउ क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, बट इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए। कैसे? ये जो डायग्राम में आप जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे हमें क्लियर होने चाहिए। ये क्लियर होंगे कब? जब हम इसके बारे में पूरा का पूरा थ्योरेटिकल लेक्चर देखेंगे तब, ठीक है। लिक्विड लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, श्रिंकेज लिमिट क्या है, क्या होता है, सब डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स पे वो आइडिया लगेगा थ्योरेटिकल लेक्चर देखने के बाद। सो आंसर तो मैं इसका 1 मिनट में कर सकते हैं। क्या भाई? आईपी है आपके पास कितना, 25% इज इक्वल्स टू डब्ल्यूएल पूछा गया है माइनस डब्ल्यूपी कितना दे रखा है, 20%। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डब्ल्यूएल? डब्ल्यूएल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 45% हो जाएगा। 20 को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.45 लिख सकते हैं। आई कैन राइट इट एज 0.45 ऑल्सो, 0.45 लिख सकते हैं हम इसे, ठीक। सो यहां से ये आ रहा है आपके क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट निकल के। दिस इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या होता है, कैसे लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको थ्योरी लेक्चर देखने के बाद क्लियर होंगी। अब देखो मैंने ये बताया आईपी के बारे में कि आईपी जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, किसी भी सॉइल की प्लास्टिसिटी बिहेवियर को जानने में मदद करता है कि सॉइल आपका कितना ज्यादा प्लास्टिसिटी बिहेवियर शो कर रहा है। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ आईपी। इसी के बेसिस पे सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, हम सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि लेट अस सपोज आईपी की वैल्यू अगर सॉइल का 0 आती है, ठीक है, अगर सपोज इधर मैं लिखूं कि आईपी वैल्यू एंड इधर मैं लिखूं क्या, कैटेगरी ऑफ सॉइल, इधर हम लिखें क्या, कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो अगर आईपी की वैल्यू 0 आती है तो हम उस सॉइल को कहते हैं नॉन प्लास्टिक, कहते हैं हम उस सॉइल को, वी विल कॉल इट एज द नॉन प्लास्टिक सॉइल। अगर आईपी की वैल्यू 0 से 7% तक आती है तो हम उसको कहते हैं क्या, लो प्लास्टिक सॉइल। अगर ये वैल्यू 7 to 17% तक आती है तो हम उसको कहते हैं क्या, मीडियम प्लास्टिक सॉइल। अगर ये वैल्यू 17 से ज्यादा आती है तो हम उसको कहते हैं क्या, हाईली प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक सॉइल, ठीक। ये टेबल भी हमने सब डिस्कस करी थी। तो ये सारी चीजें जो है हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो डिस्कशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम, ठीक, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। ये सारी वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में, जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस डेफिनेटली इनसे पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि लो प्लास्टिक सॉइल हम किसको बोलते हैं, हाईली प्लास्टिक सॉइल हम किसको कहते हैं। सो ये सारी चीजें हमें कहां से क्लियर होंगी, जब हम थियोरेटिकल लेक्चर्स जो है वो अच्छे से देखेंगे, उनको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सो ये आपको देखना जरूरी है। नाउ तो ये इस क्वेश्चन को करने के बाद वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, ठीक है, आपके पास पीडीएफ फाइल होगी, उससे आप क्या करें, उसको प्रॉपर्ली देखें। मैं यहाँ पर जस्ट क्या कर रहा हूँ, उसको डिक्टेट कर रहा हूँ। सो वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट विल बी द 5th क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में उसको रीड कर देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है कि the ratio of plasticity index and the flow index of soil is called, the ratio of plasticity index and flow index of soil is called। अब इसके ऑप्शन हमें दिए हैं क्या, जैसे ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन नंबर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन ए है आपके पास स्ट्रेंथ इंडेक्स,
एंड ऑप्शन नंबर बी है लिक्विडिटी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंसिस्टेंसी इंडेक्स. सो क्वेश्चन में कहा है कि द रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द फ्लो इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड. ठीक है, ये आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं. ठीक है, सो देखिए आपके पास अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने होते हैं. चैप्टर नंबर 1 में आपने भी देखा होगा कि कई सारे तरह के इंडेक्स वैल्यूज थे, जिसमें कि आपने देखा, देखो हमने सो मेनी टाइप के इंडेक्स डिस्कस करी. कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स. ठीक है, एक आपके पास टफनेस इंडेक्स भी था. ठीक है, सो उन सब के बारे में जो भी उनके फॉर्मूले हैं वो हमें सब याद होने चाहिए. देखिए सारे के सारे इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्स में 100% प्रोबेबिलिटी मानकर चलो आपकी डेफिनेटली एक ना एक इंडेक्स क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है. ठीक है, कोई भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम देखें हम, डेफिनेटली क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं कि पूछेंगे वहां से इंडेक्स से भी एक ना एक क्वेश्चन. सो अब देखो इसके ऑप्शन पे आते हैं. तो पहली बार तो क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी अपॉन आईएफ. आईपी अपॉन आईएफ के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ये इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है. तो पहले तो इसका डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं. देखिए द रेशियो जो होता है ना, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड टफनेस इंडेक्स. इसको बोलते हैं हम क्या, टफनेस इंडेक्स. इसे हम कहते हैं टफनेस index. So toughness index is basically what? Toughness index is the ratio of plasticity index to the flow index. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. Toughness index is the ratio of plasticity index to the flow index. Now plasticity index क्या होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था. Plasticity index was what? WL minus WP, liquid limit of soil minus plasticity limit of soil. Now flow index क्या होता है, देखिए flow index भी आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए. फ्लो इंडेक्स हमने देखा था कि जब आपको याद होगा कि जब मैंने लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन के बारे में आपको बताया था. ठीक है, जब हमने लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था, सो वहां पे आपको पहली बात तो इतना याद होगा कि भाई लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज करते थे, लिक्विड लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए हम कैसे ग्रैंडेज एपरेटस यूज करते थे ना, कैसे ग्रैंडेज एपरेटस वाज यूज्ड. नाउ कैसे ग्रैंडेज एपरेटस के हिसाब से आपने अलग अलग नंबर ऑफ ग्लोस के अलग अलग वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपने नंबर ऑफ ग्लोस को फाइंड किया था कि भाई वो जो आपका 12 mm का गैप जो क्रिएट होता है जब आप उस सॉइल सैंपल को कट करते हो, तो उस गैप को फिल होने में लगभग कितने नंबर ऑफ ग्लोस लगते हैं वो आपने नोट किया था. डिफरेंट वाटर कंटेंट के कोरस्पॉन्डिंग वी हैव नोटेड द नंबर ऑफ ग्लोस which are required to fill that gap of 12 mm which is created because of that cutting tool. ठीक, सो अब आपने क्या किया था, देखो आपने वो नंबर ऑफ ग्लोस नोट किए थे एंड वाटर कंटेंट नोट किया था और उसके बाद आपने एक कर्व प्लॉट किया था इस तरह से. आपने एक कर्व प्लॉट किया था इस तरह से. इस कर्व को हम क्या बोलते थे, फ्लो कर्व बोलते थे. फ्लो कर्व हम इसको कहते थे. ठीक है, इधर आपका एक्स एक्सिस पे क्या था, इधर नंबर ऑफ ग्लोस था, इसको बेसिकली लॉग स्केल में आपने लिखा था. देखो ये सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स में, जब हमने लेक्चर सीरीज में आपने सारी चीजें डिस्कस करी है. बट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया दे दे रहा हूँ ना इसके बारे में दोबारा से. मान लो क्वेश्चंस में कहीं पे आपसे लिक्विड लिमिट की बात आएगी तो आपके माइंड में एकदम आ जाएगा कि हाँ लिक्विड लिमिट के लिए कैसे ग्रैंडेज एपरेटस था, हमने कभी क्वेश्चंस में उसको देखा था. ठीक, तो ये सारी चीजें जो है हेल्प करेंगे हमारे क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से. अच्छे से क्लियरली थ्योरी पढ़ने के लिए तो हमें लेक्चर सीरीज के साथ ही जाना पड़ेगा. इधर आपने क्या प्लॉट किया था, इधर आपने वाटर कंटेंट प्लॉट किया था. ठीक है, और इसके लिए जो आपने कर्व ड्रॉ किया था वो इस तरह से आपके पास कुछ कर्व था. दिस वाज द कर्व. इस तरह से आपके पास एक कर्व ड्रॉ होकर आया था. नाउ इस कर्व का जो स्लोप होता है, इस कर्व का जो स्लोप होता था उस स्लोप को हम क्या बोलते हैं, इस तरह से जैसे
ये था ना आपके पास, इस तरह से कर्व था। अब देखिए इस कर्व का जो स्लोप होता है, इस स्लोप को हम क्या बोलते थे, इस स्लोप को हम बोलते थे फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स। ठीक, तो वेरी सिंपल, फ्लो इंडेक्स, फ्लो इंडेक्स क्या था, फ्लो इंडेक्स वाज द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व, फ्लो इंडेक्स वाज द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व। और ये कहां पर यूज हो रहा है, बेसिकली लिक्विड लिमिट डिटरमिनेशन में यूज हो रहा है। अब फ्लो इंडेक्स के लिए आपने फॉर्मूला भी देखा था, आईएफ से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके लिए आपने फॉर्मूला भी देखा था। क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, W1 माइनस W2 अपॉन log base 10 N2 बाय N1। इस तरह से आपके पास ये फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, ठीक है, ये सारी चीजें वी हैव डिस्कस्ड इन द थ्योरेटिकल लेक्चर्स। ठीक है, इधर वाटर कंटेंट लिखोगे आप, इधर नंबर ऑफ फ्लोज होंगे। ये आपका वास्कोसिटी इंडेक्स हम देख चुके थे, फ्लो इंडेक्स के बारे में मैंने आइडिया दे दिया है। फ्लो इंडेक्स इज द स्लोप ऑफ फ्लो कर्व बेसिकली। इन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ आईपी बाय आईएफ इज कॉल्ड एज व्हाट, टफनेस इंडेक्स। इसको रेशियो को हम बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। ठीक है, सो ये हमें समझ में आना चाहिए। नाउ स्ट्रेंथ इंडेक्स एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर, स्ट्रेंथ इंडेक्स हम कोई टर्म नहीं पढ़ते। ठीक, आपने ये टफनेस इंडेक्स भी देख लिया है, क्या होता है टफनेस इंडेक्स। ठीक है, अब ये जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स है, लिक्विडिटी इंडेक्स है, इनके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हम इनको डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर जो जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब सॉरी जब हम आने वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, हमें इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, जो जिसमें हम इनके बारे में कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू टॉपिक्स इन द फर्दर क्वेश्चंस। नाउ अब आपके पास हम नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप रीड कर सकते हैं उसे। ठीक है, फ्रॉम द पीडीएफ फाइल मैं उसको यहाँ पर एक बार रीड कर देता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, एक्चुअली एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इट इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अच्छा, तो इसके हिसाब से पहले तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी व्हाट, सी, टफनेस इंडेक्स। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बोला गया है कि इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी, इफ ए सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी ऑफ 50%, सो क्वेश्चन में पोरोसिटी दे रखी है हमें, एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन is 90% and degree of saturation is how much, degree of saturation is 90%, then its percentage air voids is, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में डाटा क्या दे रखा है, पहले डाटा नोट करते हैं। पोरोसिटी इज 50%, पोरोसिटी दिया है आपको 50%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें दे रखा है S इज इक्वल टू व्हाट, 90%। ठीक है, अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है क्या, परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, नीटा ए से, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, देखिए प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बट जरूरत है कि हमें रिलेशंस याद होने चाहिए। हमने इस क्वेश्चन की थ्योरी डिस्कस करते हुए बहुत रिलेशन डिस्कस करे थे, बहुत रिलेशन में डराइव भी गए थे। उसी समय पे मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे रिलेशंस, डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी रिलेशन के ऊपर। सो ये एक आपके पास इसी रिलेशन, वो जो रिलेशंस आपने वहां पे डिस्कस किए थे उन्हीं के ऊपर आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखो परसेंटेज एयर वॉइड्स आपसे पूछा गया है क्या होगा, ठीक है, एंड आपको पोरोसिटी दे रखा है एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा है। अब हमें एक चीज आनी चाहिए दिमाग में, परसेंटेज एयर वॉइड्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वी हैव डिराइव्ड ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स। और क्या फॉर्मूला था वो, द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज एयर वॉइड वाज N into AC। ये रिलेशन आपने डिराइव किया था, ठीक है, यानी कि परसेंटेज एयर वॉइड्स इज इक्वल टू व्हाट, पोरोसिटी into that is porosity into air content, पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट। ठीक, ये रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे पोरोसिटी आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है, कितना है, 50% है, बट टास्क हमारा ये है, हमें एयर कंटेंट नहीं पता है। यहाँ पे भाई इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें एयर कंटेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, बट एयर कंटेंट हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जरूर पता है। यहाँ पे वी नो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन दिस क्वेश्चन। सो अगर हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू पता है तो मैं इजीली एयर कंटेंट की वैल्यू को पता कर सकता हूं। आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एयर कंटेंट, क्योंकि मैंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट के बीच में एक रिलेशन डेराइव किया था। सो
क्या रिलेशन था इन दोनों के बीच में? आई नो द रिलेशन दैट कि S प्लस AC इज इक्वल्स टू 100%, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है, इस रिलेशन को हमने डराइव भी किया है। सो S प्लस AC इज इक्वल्स टू हाउ मच? 100%। डिग्री ऑफ सैचुरेशन है आपके पास 90%। AC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी? AC विल बी इक्वल्स टू 100% माइनस 90%, दैट विल बी 10%. So this is the value of AC. This is the value of AC. This is the value of AC, that is air content. AC की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, और पोरोसिटी भी हमें पता है, पोरोसिटी पता है, एयर कंटेंट हमें पता है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स। दोनों चीजें हमें पता है। देखो कैसे, फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमें। पोरोसिटी कितना है आपके पास? 50% है, तो 50% को मैं डेसिमल में अगर कन्वर्ट करूंगा इट विल बी 0.5 हो गए, इनटू एयर कंटेंट कितना है? एयर कंटेंट हमने 10% यहां से पता किया है, 10% है एयर कंटेंट, सो इट विल बी 0.1। अब इन्हें मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आएगा? 0.05 आ जाएगा, 0.05। और अगर इसी चीज को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये कितना बन जाएगा? इट विल बी 5%। ये आपका बनेगा कितना? 5% बन जाएगा। सो ये 5% वैल्यू आ रही है किसकी? दिस 5% इज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। सो देखो, एक इस अकेले क्वेश्चन में आपके दो रिलेशन हमें यूज करने पड़ गए। एक रिलेशन तो हमने यहाँ पर ये वाला यूज कर लिया, एंड जो सेकंड रिलेशन हमने यहाँ पे यूज करा है वो सेकंड रिलेशन आपको, ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे यूज करना पड़ा। तो इसीलिए बताया गया था कि सारे के सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगे, तो सारी चीजें हमें रिलेशन जो है वो याद होने चाहिए। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम बात कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 7th of this. So students, now after completing the question number 6, now we are moving toward another question, that is the question number 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपको कहा जा रहा है, रीड करो पहले क्वेश्चन सब लोग। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहे हैं कि वो वैलिड रेंज फॉर एयर कंटेंट ऑफ अ सॉइल मास इन परसेंटेज, यानी कि एयर कंटेंट के लिए किसी भी सॉइल मास के अंदर एक वैलिड रेंज पूछी गई है कि व्हाट विल बी द वैलिड रेंज फॉर एयर कंटेंट इन एनी सॉइल मास इन परसेंटेज। ठीक है, अब इसके लिए जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज व्हाट? AC will be more than 0. This is the option number A. AC will be more than 0. Option number B क्या दिया गया है हमें? AC will be less than 0, less than or equals to 0. ठीक है, AC will be less than or equals to 0. ऑप्शन नंबर C में हमें बताया गया है कि AC will be less than 100% but more than 0. एंड ऑप्शन नंबर D में आपको बताया गया है क्या? AC will be lying in the range of 100% to 0. ये ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैलिड रेंज फॉर एयर कंटेंट इन एनी सॉइल मास। नाउ सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या? एयर कंटेंट के फॉर्मूले की। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एयर कंटेंट ऑफ सॉइल। अगर ये, आई थिंक ये फॉर्मूला आपको इसका याद होना चाहिए। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इन द थ्योरेटिकल पार्ट्स दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द एयर कंटेंट? इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ voids, टू द वॉल्यूम ऑफ voids। ठीक, ये फॉर्मूला होता है एयर कंटेंट का। अब जैसे इसमें हम बात करें कि जैसे सपोज आपके पास ये कोई सॉइल मास है, इसके अंदर ये सब क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स हैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड्स कहेंगे। ये चीज हम ऑलरेडी जानते ही हैं। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि इन वॉइड्स के अंदर कौन है, लाइक एयर है या फिर वाटर है या फिर दोनों है, इस बेसिस पे सॉइल में अलग अलग कंडीशंस हमारे पास होती हैं। ठीक, सो इन वॉइड्स का वॉल्यूम आप पता करोगे, इन वॉइड्स के अंदर कितना वॉल्यूम एयर का प्रेजेंट है वो चीज हम पता करेंगे। इनका रेशियो क्या कहलाएगा? आपका एयर कंटेंट कहलाएगा। एयर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? AC से। दिस इज एयर कंटेंट, एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला फॉर एयर कंटेंट। ठीक, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नाउ अब जैसे कि इसकी रेंज के बारे में, अच्छा ये पहली बात तो एयर कंटेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअली एयर कंटेंट हमें बता रहा है कि हाउ मच
प्रोपोर्शन ऑफ द वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड बाय द एयर, यानी कि जो भी वॉइड्स की अमाउंट है, जो भी वॉइड्स का टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉइड्स के वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, एयर कंटेंट आपको बताएगा कि वॉइड्स के अंदर कितना एयर प्रेजेंट है, हाउ मच एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द वॉइड ऑफ अ सॉइल। ठीक, ये इंफॉर्मेशन, इससे प्रैक्टिकल जानकारी जो एयर कंटेंट हमें बताता है। ठीक, नाउ अब बात आ रही है यहाँ पर रेंज की। रेंज क्या होगी इसकी? देखो रेंज कैसे लिखेंगे भाई। सबसे पहले रेंज लिखने के लिए हमने जो तरीका अपना थ्योरेटिकल लेक्चर्स में देखा था, आई होप वो आपने सब लोगों ने देखे होंगे, तो वो आपको बहुत इजीली क्लियर होना चाहिए। देखो थ्योरेटिकल लेक्चर्स में हमने रेंज लिखने के लिए क्या तरीका देखा था? तरीका था कि सबसे पहले आपको देखना है क्या कि एयर कंटेंट क्या जीरो के बराबर हो सकता है, क्या एयर कंटेंट सॉइल मास के अंदर जीरो के बराबर हो सकता है, ये आपको सबसे पहले देखना है। डेफिनेटली हो सकता है, एयर कंटेंट इन एनी सॉइल मास कैन बी इक्वल्स टू जीरो। कैसे? देखिए एयर कंटेंट को जीरो होने के लिए, एयर कंटेंट को जीरो होने के लिए द वॉल्यूम ऑफ एयर शुड बी व्हाट? जीरो। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। एयर कंटेंट जीरो कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होगा, यानी कि वॉइड्स के अंदर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं है, पूरे के पूरे वॉइड्स में सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। अगर वॉइड्स में एयर प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि अवर सॉइल इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड स्टेट। अवर सॉइल इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड स्टेट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉइड्स में एयर नहीं है, पूरे के पूरे वॉइड्स में वाटर है, इट मींस अवर सॉइल इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड स्टेट। नाउ नेक्स्ट हमने देखना है कि क्या एयर कंटेंट की वैल्यू 100% हो सकती है? कैन इट बी 100%? ये हमें चेक करना है। यस डेफिनेटली इट कैन बी 100%। कैसे? हाँ, 100% होने के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर शुड बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे वॉइड्स का वॉल्यूम सिर्फ एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है, देयर इज नो वाटर प्रेजेंट इनसाइड द वॉइड्स। एंड इसका मतलब ये होता है कि हमारे सॉइल के वॉइड्स में पूरी तरह से एयर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि सॉइल कौन सी कंडीशन में है? सॉइल इज प्रेजेंट इन द ड्राई कंडीशन। सॉइल कौन सी कंडीशन में है? मतलब सॉइल हमारा जो है वो ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट है। So yes, it can be 100% in the dry condition also. ठीक, now next आती है, क्या ये 0 से 100% के बीच में हो सकता है? क्या ये 0 से 100% के बीच में हो सकता है? Yes, definitely हो सकता है। कब? अगर मान लो सॉइल जो है हमारा पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में है, अगर सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उस केस में एयर कंटेंट की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी किस बीच में? 0 से 100% के बीच में। भाई पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि वॉइड्स के अंदर एयर भी है एंड साथ ही साथ वाटर भी है। तो इसका मतलब क्या है? सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में है, मतलब कि द डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो वैल्यू है वो 0 से 100% के बीच में लाई करेगी। ठीक, तो यहां से पता क्या लगा कि एयर कंटेंट की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, 100% के बराबर भी हो सकती है एंड 0 से 100% के बराबर में भी हो सकती है। नाउ ये सारी चीजें देखने के बाद हमें इसके लिए एक वैलिड रेंज जो पता लग रही है, वो वैलिड रेंज क्या है कि AC की वैल्यू 100% के बराबर हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है, ठीक है, एंड इसके बराबर भी हो सकती है। ये एक इसके लिए वैलिड रेंज निकल के आ रही है। ये डेफिनेटली 100 से ज्यादा तो रहेगा नहीं, इट विल नॉट बी मोर देन 100%। ठीक है, ये 100 से ज्यादा तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है भाई? वॉइड्स के 100 से ज्यादा होने के लिए वॉल्यूम ऑफ एयर शुड बी मोर देन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने वॉइड्स होंगे उतना ही तो एयर उसमें मैक्सिमम प्रेजेंट होके आ सकता है। जितना वॉइड्स का वॉल्यूम है उतना ही तो उसके अंदर मैक्सिमम एयर हो सकता है, क्योंकि एयर कहां पर मिलेगा? एयर मिलेगा हमें वॉइड्स के अंदर। ठीक, so this is actually the valid range for the air content. Now अब इस हिसाब से हमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी will be a correct option for this particular question. तो देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये आइडिया लगा होगा कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स की रेंज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है उसे। अगर हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर हमें पता है किस किस तरह से रेंज बताई जा रही है, तो किस कंडीशन में क्या हो रहा है, सो हम सारे के सारे पैरामीटर्स की रेंज खुद से खुद लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने डिस्कस करा एयर कंटेंट के बारे में, और इसी तरह से डिफरेंट जितने भी पैरामीटर्स आपके पास होते हैं, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हर एक पैरामीटर की रेंज को हमने इसी तरह से सीखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मैं हर एक पैरामीटर की रेंज को इतना अच्छे से डिटेलिंग में नहीं बता पाऊंगा। आई वाज आस्क्ड अबाउट द एयर कंटेंट, सो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट इससे आपको ये आइडिया जरूर लगा होगा कि एयर कंटेंट
इन किसी भी पैरामीटर की रेंज को आपको रटने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू उसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको उसे, ठीक है, आपको जस्ट ये समझना है, समझने के बाद खुद से खुद हम रेंज लिख सकते हैं, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ इसमें मैं और भी पैरामीटर्स हैं उनके लिए भी आपको रेंज एक बार याद दिला देता हूं, ठीक है। आपको क्वेश्चंस में हो सकता है कि जैसे यहाँ पे एयर कंटेंट का पूछा गया है, हो सकता है कि एयर कंटेंट के बजाय वाटर कंटेंट पूछ लिया, वाटर कंटेंट की रेंज पूछ ली जाए, हो सकता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज पूछ ले, हो सकता है कि वॉइड रेशियो की रेंज पूछ ले, वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो देखो जैसे वॉइड रेशियो की रेंज क्या होती है, वॉइड रेशियो की जो वैल्यू होगी, देखिए वॉइड रेशियो की वैल्यू के लिए जो रेंज होती है वो हमेशा ये होगी, ठीक है। दिस विल बी द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो, दिस विल बी द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो, ठीक है। वॉइड रेशियो के लिए ये रेंज होती है। नाउ अब ये रेंज जो है 0 के बराबर क्यों नहीं होगी, 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वॉइड रेशियो वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0, वॉइड रेशियो वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0, बट इट कैन बी एनी अदर वैल्यू, बट इट कैन बी एनी अदर वैल्यू मोर देन 0, बट ये कभी 0 के बराबर नहीं होगी, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ये चीज समझने के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको लेक्चर सीरीज से हेल्प मिलेगी। यहाँ पे इसको पूरा अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आ जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर ये आपका क्वेश्चन सेशन नहीं कहलाएगा, फिर ये आपका पूरा लेक्चर सीरीज, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस वो डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इन चीज को डिटेलिंग में समझने के लिए कि क्यों इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती और बाकी 0 से वैल्यू कुछ भी, 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं यू मस्ट सी दी लेक्चर सीरीज, ठीक। नाउ वॉइड रेशियो के लिए ये रेंज होती है। अगर हम बात करें पोरोसिटी के लिए क्या रहेगा, पोरोसिटी के लिए अगर हम बात करें, देखिए पोरोसिटी की जो वैल्यू होती है, पोरोसिटी की वैल्यू आपका 100% से कम रहेगी एंड 0 से बड़ी रहेगी, ठीक है। पोरोसिटी के लिए ये पर्टिकुलर रेंज आएगी। पोरोसिटी क्या होता है हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम। अब दिस वैल्यू विल नेवर बी इक्वल टू 0, ये वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, ना ही ये पोरोसिटी की वैल्यू कभी 100% के बराबर होगी। वी शुड कीप दिस पॉइंट इन आवर माइंड, 0 के बराबर नहीं होगी कभी भी पोरोसिटी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि पोरोसिटी को 0 के बराबर होने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड शुड बी इक्वल टू 0 एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन केस ऑफ सॉइल्स कैन नेवर बी इक्वल टू 0, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0 इन केस ऑफ सॉइल्स। अब ये 100% के बराबर क्यों नहीं होगी? क्योंकि 100% के बराबर होने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड शुड बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ सॉइल्स, क्योंकि सॉइल के अंदर सिर्फ वॉइड्स ही वॉइड्स नहीं होंगे, उसके अंदर सॉलिड्स भी होंगे डेफिनेटली, ठीक। तो ये हमें चीज यहाँ से जो है वो समझ आनी चाहिए, ठीक। सो दिस इज द रेंज फॉर पोरोसिटी। नाउ बात करें वाटर कंटेंट की रेंज की। वाटर कंटेंट की जो रेंज होती है, देखिए व्हाट विल बी द रेंज फॉर द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की जो रेंज होती है वो राई करती है आपका कैसे, इट विल बी एनी अदर वैल्यू, ये होती है वाटर कंटेंट की रेंज। दिस इज द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट, दिस इज द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ वाटर कंटेंट। नाउ नेक्स्ट, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू कैसे आ रही है, ये रेंज निकल के, वो भी आपको क्लियरिटी आएगी बाद में, जब आप मतलब लेक्चर्स के बाद, ठीक है। सो नाउ एक होता है आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए क्या रेंज हो सकती है, व्हाट कैन बी द रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। इसके लिए जो रेंज है हमारे पास, इसके लिए जो रेंज हो सकती है वो 100% से कम होगा या इसके बराबर हो सकता है। दिस पर्टिकुलर इज द रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कभी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो आपका 0% के बराबर भी हो सकता है, 0% के बराबर भी हो सकती है वैल्यू, एंड इट कैन बी इक्वल्स टू 100% ऑल्सो। 0% के बराबर कब होगा, अगर वॉइड्स के अंदर वाटर जो है वो बिल्कुल 0 हो जाए। वॉइड्स के अंदर वाटर 0 होने का मतलब क्या है, हमारा सॉइल ड्राई कंडीशन में है, सो इट विल बी 0 इन केस ऑफ ड्राई कंडीशन। 100% होने का बराबर क्या है, 100% होने का मतलब क्या है कि वॉइड्स, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो किसके बराबर हो जाए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाए। इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे वॉइड्स में सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, एंड इट मींस कि आवर सॉइल इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड कंडीशन। सो सेम एयर कंटेंट का अपोजिट पैरामीटर ही एक तरह से, दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है, दोनों अलग अलग वैल्यूज बताते हैं। सो दिस इज द रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इन द सिमिलर वे हमारे पास आती है क्या, एक और टर्म परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स की जो रेंज होती है वो लाई करती है हमारा
परसेंटेज एयर वॉइड्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकती है, बट इट विल ऑलवेज व्हाट परसेंटेज एयर वॉइड्स, एंड इसकी जो वैल्यू है वो आपका 100% के बराबर कभी नहीं होगी, ठीक है। इट विल नेवर बी इक्वल्स टू 100% बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज एयर वॉइड्स का? द फॉर्मूला इज व्हाट VA बाय VT, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। और इसका 100% होने का मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर है? टोटल वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है। अगर परसेंटेज एयर वॉइड की वैल्यू 100% हो रही है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम। ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ हवा है, वहां पे कुछ है ही नहीं, वो सॉइल ही नहीं है, इट इज ओनली एयर, ठीक। बट ये वैल्यू जो है आपका 0 हो सकती है। 0 कब हो सकती है? इट कैन बी 0 इन द केस ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन। अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उस केस में आपका जो सॉइल है वो उस परसेंटेज एयर वॉइड्स की वैल्यू 0 हो सकती है इन केस ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन, ठीक। अब ये सारी चीजें इसलिए बार बार बताई जा रही है बिकॉज इस तरह से एयर कंटेंट पूछा गया है, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, किसी भी पैरामीटर की रेंज जो है आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो नाउ इन द सेम वे वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने के बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 में क्या कहा गया है कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस हैं ए लिक्विड लिमिट, बी प्लास्टिक लिमिट एंड सी श्रिंकेज लिमिट एंड डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें? ऑप्शंस गिवन आर ए लिक्विड लिमिट, बी plastic limit and C is what? Shrinkage limit, and D is what? D will be all of the above. All of the above. This is the D option, ठीक। सो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में और पूछा गया है कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल बिकम्स कांस्टेंट। उस मॉइस्चर कंटेंट को क्या कहते हैं जिसके बाद सॉइल का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट बन जाता है, ठीक। अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड विद द कंसिस्टेंसी कर्व। ये क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंसी कर्व से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहले कंसिस्टेंसी कर्व बना लेते हैं हम, ठीक है। दिस इज कंसिस्टेंसी कर्व, दिस इज अवर कंसिस्टेंसी कर्व। इधर क्या होता है? इधर होता है हमारा वाटर कंटेंट एंड इधर होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब जो कंसिस्टेंसी कर्व बन के आता है ये कुछ इस तरह का कर्व बनकर आता है। कंसिस्टेंसी कर्व जो है वो कुछ इस तरह का कर्व बनता है, इस तरह का कर्व कुछ बनता है कंसिस्टेंसी कर्व, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बनाकर दिखा दे रहा हूं, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके डिस्कस करूंगा। इस तरह से यहां पे डिफरेंट वैल्यूज को जो है प्लॉट किया जाएगा। इधर होता है आपका क्या? लिक्विड स्टेट। इधर होगा हमारे पास क्या? प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक। इधर होगा क्या? सेमी सॉलिड स्टेट एंड इधर होगा क्या? सॉलिड स्टेट, ठीक है। इस तरह का ये कंसिस्टेंसी कर्व होता है, ठीक। यहां पे होगा क्या? लिक्विड लिमिट, यहां पे होगा क्या? प्लास्टिक लिमिट एंड यहां पे होगा श्रिंकेज लिमिट, यहां पे होगा श्रिंकेज लिमिट, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो मॉइस्चर कंटेंट जिसके बाद सॉइल में कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं देखने को मिलता है, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे
देखो इधर वॉल्यूम मैंने प्लॉट कर रखा है, इधर वाटर कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, ये अलग अलग लिमिट्स हैं, श्रिंकिंग लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड स्टेट। देखो ये सारे के सारे पैरामीटर हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स, ठीक है, तो वहां पे हम इसका डिटेलिंग में डिस्कस करा जाता है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में आप ऑब्जर्व करें, जूनियर इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम होगा सिविल इंजीनियरिंग में, इन एवरी एग्जाम जिसमें भी जियोटेक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन एवरी एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हर एक एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, ठीक। ये सारी चीजें जैसे हमने डिस्कस कर रखी हैं। लिक्विड लिमिट क्या होता है, ठीक है, लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसपे आपका सॉइल प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में मूव करता है या फिर लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में मूव करता है, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है। क्या लिक्विड लिमिट, देखो लिक्विड लिमिट के बारे में क्या डेफिनेशन है इसकी, कुछ बता देता हूं थोड़ा बहुत। लिक्विड लिमिट, सबसे पहला पॉइंट तो क्या कि ये वो वाटर कंटेंट है जिसपे आपका सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जा रहा है या फिर प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। तो किस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है ना, लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है। सो लिक्विड लिमिट इज दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जिसपे आपका सॉइल लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में जाएगा या फिर प्लास्टिक स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाएगा। इसीलिए मैंने डबल साइडेड एरो बनाकर दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो लिक्विड लिमिट की एक और डेफिनेशन हो सकती है, ठीक, क्या डेफिनेशन हो सकती है, लिक्विड लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है। ये लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट होता है जिसपे सॉइल के पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। देखो यहाँ पे इतना क्लियरिटी से ये पॉइंट नहीं क्लियर हो पाएगा, बस जस्ट मैंने एग्जाम पर्पस से बता दिया है कि पूछा जा सकता है कहीं पे। लिक्विड लिमिट को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लिक्विड लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट एट विच soil has a tendency to flow, at which soil has a tendency to flow, यानी कि अगर हम अपने सॉइल के अंदर, क्ले के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट ऐसा आएगा जिसपे वो पानी के साथ फ्लो करने लगेगी, जिसपे वो पानी के साथ फ्लो करने लगेगी। अब वो मिनिमम वाटर कंटेंट जिसपे क्ले पानी के साथ फ्लो करने लगती है या फिर उसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वही पर्टिकुलर वाटर कंटेंट आपका लिक्विड लिमिट भी कहलाता है, ठीक है। इस चीज को हमने बड़े अच्छे से एग्जांपल्स की हेल्प से भी समझा था, ठीक। नाउ नेक्स्ट आते हैं, हम बात करते हैं किस पे, अच्छा देखो लिक्विड लिमिट पे जब सॉइल फ्लो करने लगा तो यहां पे हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके लिक्विड लिमिट पे जब सॉइल पहुंच जाता है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट लिक्विड लिमिट विल बी वेरी वेरी लो, ठीक, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल एट लिक्विड लिमिट विल बी वेरी वेरी लो। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लास्टिक लिमिट के बारे में। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक लिमिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन होती है प्लास्टिक लिमिट की, प्लास्टिक लिमिट इज दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जिसपे हमारा सॉइल प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में मूव कर रहा है या फिर सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में मूव कर रहा है, ठीक है। सो इट इज दैट वाटर कंटेंट जिसपे सॉइल हमारा सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में मूव कर रहा है या फिर प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में मूव कर रहा है, तो ये वो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। ये याद रखना है हमें कि भाई प्लास्टिक लिमिट पे किस स्टेट से किस स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है, सेमी सॉलिड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में या फिर प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में, ठीक। अब इस पे प्लास्टिक लिमिट को हम और भी कई सारे तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो जब भी सॉइल अपना प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट होगा ना, जब भी सॉइल अपना प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उस केस में हम सॉइल को, अगर सॉइल अपने प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट है तो इन दैट केस हम सॉइल को किसी भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एनी क्रैक्स। कोई क्रैक डेवलप नहीं होंगे उसमें, वो किसी भी शेप में आप डिफॉर्म कर पाओगे अगर सॉइल अपने प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट है तो। अगर सॉइल प्लास्टिक स्टेट में प्रेजेंट है सो हम सॉइल को किसी भी शेप में डिफॉर्म कर सकते हैं विदाउट डेवलपमेंट ऑफ क्रैक। जैसे कि एग्जांपल होता है पोटर का, पोटर क्या करता है, सॉइल को डिफॉर्म ही तो करता है डिफरेंट शेप्स में बिना क्रैक डेवलप हुए। सो वो एक्चुअली सॉइल को प्लास्टिक स्टेट में लेके आने की ही कोशिश कर रहा होता है बाय एडजस्टिंग इट्स वाटर कंटेंट, ठीक है। सो
प्लास्टिक लिमिट को हम एक डिफरेंट तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। प्लास्टिक लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट होता है, इट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी डिफॉर्म्ड into any shape without development of cracks। So इस तरह से भी हम सॉइल की प्लास्टिक लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग डेफिनेशन है जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। नाउ आफ्टर द प्लास्टिक लिमिट हम बात करते हैं किसके बारे में, श्रिंकेज लिमिट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो श्रिंकेज लिमिट, अब देखो इस पे आते हैं। श्रिंकेज लिमिट के बारे में बात करें हम, श्रिंकेज लिमिट अच्छा पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अब पहले तो आंसर पे आते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर क्या था। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो वाटर कंटेंट जिसके बाद आपको सॉइल में कोई वॉल्यूम चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उस वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं। देखो अगर सपोज आप लिक्विड लिमिट पे प्रेजेंट हो, सपोज यू आर एट लिक्विड लिमिट, आप लिक्विड लिमिट पे हो, ठीक है। अब लिक्विड लिमिट से आप सॉइल का वाटर कंटेंट कम करना शुरू करो, ठीक है। आप सॉइल को ड्राई करना शुरू करो। अगर आप सॉइल को ड्राई करोगे तो ऑब्वियसली उसका वाटर कंटेंट क्या होगा, कम होगा। उसका वाटर कंटेंट कम होना शुरू होगा, वो लिक्विड लिमिट से इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगी ना, प्लास्टिक लिमिट की तरफ, फिर इधर श्रिंकेज लिमिट की तरफ मूव करना शुरू करेगी। बट जब आप सॉइल को लिक्विड लिमिट से इधर की तरफ ड्राई कर रहे हो तो हो क्या रहा है, सॉइल की जो वॉल्यूम है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, लिक्विड लिमिट से इधर की तरफ मूव करते हुए द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज व्हाट, डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रही है सॉइल की वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इज व्हाट, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज कर रही है इधर की तरफ मूव करते हुए। लेकिन जब हम श्रिंकेज लिमिट पे पहुंच गए, सपोज सॉइल को ड्राई करते करते हम कहां पे आ गए, श्रिंकेज लिमिट पे आ गए। अगर मैं सॉइल को श्रिंकेज लिमिट से भी ज्यादा ड्राई करूं, अगर मैं सॉइल का वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट से भी कम करता हूं, तो हो क्या रहा है कि श्रिंकेज लिमिट के बाद उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल आफ्टर द श्रिंकेज लिमिट, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है बिल्कुल, यहां तक तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट यहां पे, यहाँ श्रिंकेज लिमिट के बाद सॉइल की वॉल्यूम जो है वो किसी तरह से चेंज नहीं कर रही है, दैट इज कांस्टेंट, सेम वॉल्यूम है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि वो वाटर कंटेंट बताइए जिसके बाद सॉइल में कोई किसी तरह का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। तो यहां से हमें पता लगा कि श्रिंकेज लिमिट इज दैट वाटर कंटेंट जिसके बाद सॉइल में किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर आप इधर की साइड से मूव कर रहे हो, यानी कि अगर आप लिक्विड लिमिट की तरफ से आओ, तो श्रिंकेज लिमिट के बाद आपको कोई सॉइल में वॉल्यूम चेंज नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। इसी चीज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि श्रिंकेज लिमिट इज दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच एनी फर्दर एडिशन ऑफ वाटर विल कॉज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ठीक है। ये ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, श्रिंकेज लिमिट को हम ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि श्रिंकेज लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है, ये वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसके बाद अगर आपने उसमें और कोई भी किसी तरह का वाटर ऐड किया, और कोई भी किसी तरह का वाटर ऐड किया तो उसका वॉल्यूम चेंज होने लगेगा। देखो अगर मैं इधर की तरफ से आऊंगा, अगर मैं इस डायरेक्शन से इधर मूव करूं तो श्रिंकेज लिमिट के बाद सॉइल में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इधर के साइड जाऊं, इस तरह से अगर मैं मूव करूं तो श्रिंकेज लिमिट तक कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बाद वॉल्यूम चेंज होने लगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो हमारा था उसको आपको समझ लिया होगा आपने अच्छे से, क्या मतलब है कहने का कि श्रिंकेज लिमिट ये वो वाटर कंटेंट है जिसके बाद आपका सॉइल में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो मतलब क्या है कहने का कि हम इधर मूव कर रहे हैं इस कर्व में, ठीक है। देखो श्रिंकेज लिमिट के बाद कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है सॉइल के अंदर। सो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि श्रिंकेज लिमिट के बाद सॉइल में वॉल्यूम चेंज होगा कब, अगर आप इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो इधर अगर बात करोगे इस तरह से, ठीक है, अगर आप बात करोगे इस तरह से इस डायरेक्शन में, तो श्रिंकेज लिमिट के बाद कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अगर इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो यू हैव टू गो विद द डायरेक्शंस आल्सो, ठीक। नाउ श्रिंकेज लिमिट को एक दूसरा तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या, श्रिंकेज लिमिट पे ये वो वाटर कंटेंट है जिसपे आपका सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में मूव करता है, जिसपे हमारी सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में मूव करती है, या फिर सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में मूव करती है,
ठीक है, या फिर सेमी सॉलिड स्टेट से सॉलिड स्टेट में, या फिर सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में मूव करती है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो रहा है एक्चुअली? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट। ठीक, ये कर्व हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर्व। बहुत क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं। ठीक है, और ये कर्व के बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, किस तरह से प्लॉट कर रहे हैं कर्व, उसी बेसिस पे। सो जस्ट अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर इससे आएगा तो हम उसके बहुत इजीली उसे हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो इन द सेम वे वी आर मूविंग टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, एंड दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड द अनदर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। Let's read the another question. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया है कि ए सॉइल हैज अ लिक्विड लिमिट ऑफ 65%। कोई सॉइल है हमारे पास जिसकी लिक्विड लिमिट कितनी दे रखी है? हमें 65% दे रखी है। लेट्स राइट द डाटा। कोई सॉइल है जिसकी लिक्विड लिमिट कितनी है? WL से मैं लिक्विड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 65%। ठीक है, एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ 30%। एंड प्लास्टिक लिमिट कितनी दी है? प्लास्टिक लिमिट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? WP से, दैट इज 30% है। ठीक है, प्लास्टिक लिमिट कितना है? 30% है। नाउ और बताया क्वेश्चन में श्रिंकेज लिमिट है 25%। तो श्रिंकेज लिमिट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? WSH। इट इज 25%। ये 25% है, दिस इज 25%। एंड और क्या दिया है हमें क्वेश्चन में? नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 45%। द नेचुरल वाटर कंटेंट इज व्हाट? 45%। नेचुरल वाटर कंटेंट को हम लिख रहे हैं WN से, और कितना है? ये है आपके पास 45%। दिस इज 45%। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द लिक्विडिटी इंडेक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सॉइल? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लिक्विडिटी इंडेक्स फॉर दिस पर्टिकुलर सॉइल? लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू हमें बतानी है। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक, देखो सबसे पहले तो लिक्विडिटी इंडेक्स का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है लिक्विडिटी इंडेक्स का? IL से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, अब पहले तो इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, जस्ट सिंपल। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखें तो क्वेश्चन का फॉर्मूला तो ये है लिक्विडिटी इंडेक्स का, जस्ट पुट द वैल्यूज इन द सॉल्यूशन। तो WN है हमारे पास कितना? 45%। 45 माइनस WP इज व्हाट? 30% अपॉन WL है 65% माइनस WP कितना है? WP इज 30% अगेन। ठीक, सो ये कितना आ रहा है सॉल्व होकर? सॉल्व होकर आ रहा है ये 15 अपॉन 35। 15 अपॉन 35 आ जाएगा। इसे अगर हम कैंसल आउट करें तो कितना आ जाएगा ये? इट विल बी 3/7। 3/7। अगर इसे हम सॉल्व करें तो सॉल्व कर ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.04, यानी कि हो जाएगा कितना? 2। तो 28, 0.428। दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 0.428। तो यहां से लिक्विडिटी इंडेक्स की जो वैल्यू आ गई, दैट वैल्यू इज व्हाट? 0.428। द वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स इज व्हाट? 0.428। अब देखो जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्होंने लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू पूछी है। एक सिमिलर पैरामीटर होता है इसी के जैसा एक सिमिलर पैरामीटर होता है इसी के जैसा, और उस पैरामीटर को हम बोलते हैं क्या? कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, एक सिमिलर पैरामीटर होता है इसी के जैसे, दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है लेकिन फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, और उस पैरामीटर का नाम है कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ IC। IC मींस कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स
ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स के लिए, सबसे पहली बात तो फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, हमें दोनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, WL माइनस WN अपॉन WL माइनस WP, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अब दोनों के सिग्निफिकेंस है, बहुत सिग्निफिकेंट टर्म है दोनों के दोनों। सॉइल की स्टेट जानने में मदद करते हैं ये दोनों पैरामीटर, कि सॉइल हमारा नेचुरली, अगर आप कोई सॉइल का सैंपल लोगे तो नेचुरली वो कौन सी स्टेट में है। स्टेट मींस लिक्विड है, प्लास्टिक स्टेट में है, सेमी सॉलिड स्टेट में है, कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है सॉइल का सैंपल। अगर आप कोई नेचुरली सॉइल सैंपल उठाकर लेकर आओगे, दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दीज टू पैरामीटर्स। कैसे, वो चीजें आपको समझ में आएंगी लेक्चर्स देखने के बाद। ठीक है, नाउ तो इसमें जैसे आपसे लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा गया है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी इंडेक्स भी पूछा जा सकता है। सो फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर सेम है, WL लिक्विड लिमिट, WN नेचुरल वाटर कंटेंट, वही सेम टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे मैंने लिखी है। ठीक है, अब एक और हो सकता है कि देखो लिक्विडिटी इंडेक्स एंड प्लस इसके कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बीच में एक रिलेशन भी होता है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन ये है कि IL प्लस IC जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, IL प्लस IC जो होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 1, ये याद रखना है हमें। ठीक, इट इज इक्वल्स टू 1। कैसे आता है 1 के बराबर? जस्ट सिंपल है, डेरिवेशन भी अगर देखना चाहो, क्या करो, लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखो इधर, यहाँ पे वैल्यू, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिखो वैल्यू, दोनों को ऐड करो, 1 निकल कर आ जाएगा। वेरी सिंपल। सो अगर लिक्विडिटी इंडेक्स पता है तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन, या फिर अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स पता है तो लिक्विडिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन भी याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। दिस फॉर्मूले विल हेल्प अस टू, ये जो पैरामीटर्स हैं दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ अ सॉइल, कि सॉइल कौन सी स्टेट में है। अगर नेचुरली आप किसी सॉइल को लेकर आ रहे हो, स्टेट बोलने का मतलब है लिक्विड स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है, सेमी सॉलिड स्टेट में है, वो आइडिया यहाँ से आपको लगेगा। So this is about the 9th question. Now 10th question की तरफ मूव करते हैं। देखिए 10th question में आपको क्या कहा गया है? In the 10th question here they are saying that कि for a well-graded sand sample, the value of coefficient of uniformity should be. So क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गया है कि किसी वेल ग्रेडेड सॉइल सैंपल के लिए, फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल सैंपल ऑफ सैंड, अगर मान लीजिए कोई वेल ग्रेडेड सैंड है आपके पास, ठीक है, तो एक वेल ग्रेडेड सैंड के लिए द वैल्यू ऑफ CU मींस कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी शुड बी, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास CU शुड बी लेस देन 4, CU शुड बी लेस देन 4। ऑप्शन नंबर बी हमें बताया गया है क्या? CU शुड बी मोर देन 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में हमें बताया गया है कि CU वैल्यू शुड बी लेस देन 6, एंड ऑप्शन नंबर डी में हमें बताया गया है कि CU वैल्यू शुड बी मोर देन 6। सो दिस इज आवर क्वेश्चन एंड दीज आर आवर ऑप्शंस, कि फॉर अ वेल ग्रेडेड सैंड द वैल्यू ऑफ CU शुड बी, ठीक है, किसके लिए? फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, फॉर वेल ग्रेडेड सैंड CU की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। CU, देखो CU मतलब क्या होता है? CU का मतलब होता है CU इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। CU क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फॉर्मूला क्या होता है CU के लिए? फॉर्मूला होता है CU के लिए D60 by D10। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ CU, D60 by D10। नाउ D60 क्या है, D10 क्या है, ये चीजें आपको क्लियरिटी आएंगी कब? थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखने के बाद। D60 इज दैट पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल्स सच दैट 60% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ये वो साइज होता है पार्टिकल का कि जिस साइज से 60% पार्टिकल्स आपके सॉइल मास के अंदर छोटे हैं। नाउ D10 is the effective size, D10 is called as the effective size. It is that particular size such that the 10% particles of the such that 10% particles in the soil mass are finer than this corresponding size। ठीक है, so D60 क्या होता है?
ये वो साइज है जिस साइज से 60% पार्टिकल्स हमारे सॉइल मास के अंदर छोटे हैं। एंड D10 ये वो साइज होता है जिस साइज से 10% पार्टिकल्स हमारे सॉइल मास के अंदर छोटे हैं, ठीक है। सो ये CU होगा, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एंड एक और पैरामीटर यहां पे होता है क्या, CC। CC मींस कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसकी वैल्यू होती है D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। इसकी ये वैल्यू होती है D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। नाउ D60 में डिफाइन कर चुका, D10 में डिफाइन कर चुका, D30 क्या है, D30 सेम है बिल्कुल। D30 is that particular size such that 30% of the particles are finer than this particular size। ये वो साइज होगा पार्टिकल का जिस साइज से 30% पार्टिकल्स हमारे सॉइल मास के अंदर छोटे हैं। ये वो साइज है पार्टिकल का जिस साइज से 30% पार्टिकल्स हमारे सॉइल के अंदर छोटे हैं। नाउ अब ये जो दोनों पैरामीटर हैं बहुत सिग्निफिकेंट पैरामीटर्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर आपके सॉइल की क्लासिफिकेशंस में भी यूज किए जाते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे वहां पे भी यूज किए जाएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये दोनों पैरामीटर जो होंगे ना, हमारा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक्चुअली हमें सॉइल का ग्रेडेशन जानने में मदद करता है। दिस पैरामीटर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ग्रेडेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब ग्रेडेशन बोलने का मतलब क्या होता है, ग्रेडेशन बोलने का मतलब है एक तरह से वेरिएशन इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, 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 ठीक है। मतलब किसी सॉइल के अंदर कितना ज्यादा वेरिएशन हमें पार्टिकल्स के साइज में देखने को मिल रहा है या कितना कम वेरिएशन हमें पार्टिकल्स के साइज में देखने को मिल रहा है, ये पैरामीटर्स हमें इस चीज को जानने में मदद करता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएशन, कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है पार्टिकल्स के साइज में या वेरिएशन बहुत कम है पार्टिकल्स के साइज में, हमने सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रेडेशन ओनली, ठीक है। वेरिएशन बोलने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपके पास कोई इस तरह का सॉइल है, इससे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ये देखिए, ये सब क्या है, पार्टिकल्स हैं सॉइल के। ऑल दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल्स, ये सब पार्टिकल्स हैं सॉइल के। तो इसमें देखो पार्टिकल्स के साइज में कितना ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इस सॉइल के अंदर ऑलमोस्ट हर तरह का पार्टिकल्स प्रेजेंट है, हर तरह के साइज का पार्टिकल है, बहुत बड़े साइज के भी, बहुत छोटे साइज के भी, उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर सबसे छोटे, ठीक है। तो कितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये कहने का मतलब है कि वही वेरिएशन इन द साइज ऑफ पार्टिकल, कितने ज्यादा वेरिएशन है पार्टिकल्स के साइज में। वेरिएशन मींस इस तरह का है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है यहाँ पे पार्टिकल्स के साइज में, इसे हम बोल देते हैं क्या, वेल ग्रेडेड बोल देते हैं इसको हम, वेल ग्रेडेड बोल देते हैं इसको हम। पुअरली ग्रेडेड भी होते हैं या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अगर मान लो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो लगभग इसी तरह से सेम साइज के प्रेजेंट हैं, इस तरह से अगर मान लो सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो सेम साइज के हैं सॉइल के अंदर, सो इसमें कोई किसी तरह का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो सेम साइज के ही हैं, सो इसे जनरली कहा जाता है क्या, पुअरली ग्रेडेड, इसको हम बोल देते हैं। या फिर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। तो ये मतलब होता है बोलने का। वेल ग्रेडेड हमारे लिए अच्छी होती हैं, दे आर गुड फॉर अस एंड फॉर द स्ट्रक्चर पर्पस ऑल्सो। क्यों अच्छी होती हैं वो चीजें, आपको उस चीजों के लिए, आपको देखो ये चीजें जानने के लिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पूरी थ्योरी तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन कर पाओ आप, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। बट अगर पूरे अच्छे से आपको थ्योरी को समझना है, सारी चीजें डिटेलिंग में जानने के लिए, तो आपको यू विल हैव टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जस्ट गो टू आवर एप्लीकेशन पे आप जाके ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं इसकी, जिससे कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो अभी मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा कंप्लीट, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दिस वॉन्ट बी प्रैक्टिकली फिजिबल फॉर मी कि मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी डिस्कस करूँ दोबारा से, ठीक। सो ये ग्रेडेशन में जानने में मदद करते हैं। ग्रेडेशन मींस वेरिएशन इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। नाउ अब हमें कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, हमें जो बताया गया है कि अगर कोई वेल ग्रेडेड सैंड है, फॉर ए वेल ग्रेडेड सैंड
फॉर ए वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए Cu शुड बी मोर देन 6 एंड Cc शुड बी लाइंग इन द रेंज ऑफ 1 to 3, 1 से 3, ठीक है। यानी कि जिस सॉइल जो सैंड है हमारा, सैंड को हम वेल ग्रेडेड तभी कहेंगे जब उसके लिए Cc 1 से 3 के बीच में लाई करेगा एंड Cu 6 से ज्यादा होगा। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हम उसे वेल ग्रेडेड सैंड नहीं कह पाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास सपोज वी हैव अ वेल ग्रेडेड ग्रेवल्स, ग्रेवल्स को वेल ग्रेडेड बोलने के लिए Cu वैल्यू शुड बी मोर देन 4 एंड Cc वैल्यू शुड बी लाइंग इन द रेंज ऑफ 1 से 3, ठीक। ये एक और कंडीशन है। सो अगर ग्रेवल को वेल ग्रेडेड बोलना है सो दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है सो इन दैट केस वी विल से दैट आवर ग्रेवल्स आर पुअरली ग्रेडेड, ठीक है। सो ये हमें पता होना चाहिए। नाउ अब आते हैं इस पे, अपना क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सैंड को वेल ग्रेडेड होने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। इसमें Cc के बारे में कोई जिक्र नहीं करा है। अगर Cc के बारे में जिक्र नहीं करा तो हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। जस्ट ये कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, अदरवाइज कंडीशन तो ये वाली भी आपकी मैच होनी चाहिए। ये वाली तो दोनों में कॉमन ही है ना, ये वाली कंडीशन भी मैच होनी चाहिए। सो ये आपका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सेशन यहाँ पे एक तरह से हो रहा है, मतलब ना 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन सेशन है। अब इसमें आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। सो दीज आर द बेसिकली कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट कैसे दिए जा सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ये पूरा एक इस बेसिस पे हम यहाँ पे सेशन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। मैं आपसे जस्ट ये बोल रहा हूँ कि ये चीजें जितनी हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं, इन चीजों को और बहुत अच्छे से हम एलाबोरेट करके हमने डिस्कशन करा हुआ है, ठीक है। ये आपको समझ में आई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। यू आर जस्ट नाउ रिक्वायर्ड टू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जस्ट जस्ट गो टू आवर एप्लीकेशन लिंक पे आप जाइए, ठीक है। वहां पे जाके आप इसका पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। देखो ये जो चीजें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिस्कस की जा रही हैं, इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी से आप वहां पे डिस्कस कर पाओगे, वहां पे आप इसे सीख पाओगे, वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस करी गई है, ठीक है। इसके लिए हम जो है अब सॉइल मैकेनिक्स में, जैसे कि हमने ये इस चैप्टर पे ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नाउ हम इसके लिए और क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ऑन द सेम चैप्टर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि इस पूरे चैप्टर के बारे में आपको एक बहुत अच्छी खासी क्लैरिटी आ जाएगी थ्रू दीज क्वेश्चंस ओनली, ठीक। सो हम और क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट अपना जो सेशन है वो लेकर आएंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए जल्दी। नाउ ये देखिए बहुत इनिशिएटिव है, एक्चुअली दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ इंजीनियर सक्सेस टीम टू डू द क्वेश्चंस इन सच अ मैनर सो दैट यू कैन ग्रैब मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स थ्रू द क्वेश्चन ओनली, ठीक है। सो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अब ये पूरी की पूरी चीजें आपको, आई होप ऐसा कि मैं मानकर चलता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीजें जो है क्लियर हुई होंगी। नाउ अगेन अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपका जो नेक्स्ट सेशन होगा इस पे ऑन द सेम टॉपिक दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जो है आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए जो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस के थ्रू समझे हैं, थियोरेटिकल लेक्चर्स देखिए इन पे, जिससे कि आने वाले टॉपिक्स आपको बहुत आसान लगने लगे। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विद सम और द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।